मॉर्निंग बच्चों, क्लास 1 बीएसटी और टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा की तकनीकी। आज का टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा की तकनीकी। अभिप्रेरणा की तकनीकी क्या होता है इसमें कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न साधनों एवं तकनीकों की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से अभिप्रेरणा की तकनीक को दो भागों में बांटा है। पहला है वित्तीय तकनीकी और दूसरा है अवित्तीय तकनीकी। पहला देखिए वित्तीय तकनीकी, जिसका संबंध किससे होता है? मुद्रा से होता है, या कह दीजिए आर्थिक अभिप्रेरण से। जिसका संबंध किससे होता है? मुद्रा से होता है या आर्थिक प्रेरण से होता है, उसको हम कहते हैं वित्तीय तकनीक कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत ये कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की महत्वपूर्ण तकनीक मानी गई है, क्योंकि व्यक्ति का जो संबंध किससे होता है? सबसे ज्यादा किससे होता है? मुद्रा से होता है। तो वहां पर ये क्या होता है? ज्यादा अभिप्रेरित होता है। इस तकनीक से व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं तो पूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी होती है? सामाजिक एवं विलासिता की जितनी भी आवश्यकताएं होती है, वह आवश्यकताओं भी क्या होती है? इसके अंतर्गत पूरी होती है। इसीलिए इस तकनीकी का महत्व ज्यादा है। अब देखिए कौन कौन सी इसके अंतर्गत, कहने का मतलब कि कौन कौन सी वित्तीय तकनीकें इसमें होती है। तो पहला देखिए उच्च वेतन। पहला है उच्च वेतन। एक कर्मचारी जो संस्था के अंतर्गत कार्य करता है तो उसे क्या मिलना चाहिए? उसके काम के अनुसार उसे क्या मिलना चाहिए? वेतन मिलना चाहिए। और वेतन जो भी दिया जाता है उसका भी एक टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए। उस समय के अनुसार उसे क्या करना चाहिए? उस सैलरी को प्रोवाइड करनी चाहिए, उसे उपलब्ध कराना चाहिए। एक आधा दिन अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय फिक्स कर देना चाहिए कि 5 तारीख है या 7 तारीख है, तो उसी के अनुसार उसे क्या देना चाहिए? वेतन दिया जाता है। जिससे क्या होता है? वो संस्था के अंतर्गत क्या करता है? पूरी लगन से काम करता है। जो लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य की प्राप्त करता है कि हमें जो सैलरी मिल रही है वह सैलरी हमें हमारे काम के अनुसार मिल रही है, हमें समय पर मिल रही है, तो हम भी संस्था के जो कार्य है, जो लक्ष्य है, उसको सही ढंग से करें। सेकंड देखिए वेतन में वृद्धि। वेतन वृद्धि ये भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की एक वित्तीय तकनीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति को जो सैलरी तो मिलती है, लेकिन यदि उसे काम के अतिरिक्त उसने और अधिक काम किया, यानी जो काम है उससे भी ज्यादा काम करा है, तो उसे क्या दिया जाता है? उसकी वेतन में क्या कर दी जाती? वृद्धि कर दी जाती है। जैसे 5,000 है, 10,000 उसे अलग से दे दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा वेतन में वृद्धि। तो व्यक्ति क्या करता है? जब उसकी सैलरी में वृद्धि होती है तो वो क्या करेगा? अगली बार और अच्छा काम करेगा, ताकि वो सोचेगा कि मुझे जो मैनेजर है वो क्या करेगा? मुझे और अधिक सैलरी देगा। तो इस प्रकार से भी उसे क्या किया जा सकता है? अभिप्रेरित किया जा सकता है। तीसरा देखिए बोनस। जैसे दिवाली पर दिया जाता है, फेस्टिवल पे हमें बोनस दिया जाता है, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत भी क्या दिया जाता है? कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है। भी अगर आप कोई टारगेट पूरा करते हैं या संस्था को कोई प्रॉफिट होता है, इस संस्था को कोई लाभ होता है, या संस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई टारगेट होता है वो पूरा करते हैं, या अच्छी सेल देते हैं, आप प्रॉफिट है, आपकी सेल है, बिक्री अधिक करते हैं, आप टारगेट पूरा करते हैं, तो संस्था क्या करती है? कर्मचारी जो प्रबंधक होते हैं वो क्या देते हैं? कर्मचारियों को क्या देते हैं? बोनस देते हैं। यह बोनस 2%, 3% या 4% का भी हो सकता है। इससे भी कर्मचारी क्या होता है? प्रेरित होता है कि हमें इतना बोनस दिया जा रहा है कि हमने प्रॉफिट कमाया, हमने अधिक सेल करी, तो वो क्या करेगा? और अच्छा सेल करेगा और अच्छा अधिक प्रॉफिट कमाएगा, ताकि बोनस उसका और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से भी कर्मचारी को क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। अब देखिए लाभों में से हिस्सा। इसमें क्या होता है कि पहले ही आपको एक टारगेट बता दिया जाता है कि आपको इस टारगेट को पूरा करना है। अगर आप इस टारगेट को पूरा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इसके अंतर्गत आपको इस प्रॉफिट में से आपको हिस्सेदारी मिलेगी।
जैसे हो सकता है अभी आप आपने प्रॉफिट कमाया तो 5,000 भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है, यानी किसी भी प्रकार से आपको क्या दे सकता है, उस लाभों में से हिस्सा दे सकता है। तो यहाँ पे भी कर्मचारी क्या हुआ, विपरीत हुआ। क्यों विपरीत हुआ? क्योंकि उसे क्या दिया जा रहा है, सैलरी तो उसकी मिल ही नहीं है, लेकिन अगर उस संस्था को और लाभ होता है तो उसे भी क्या मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है, तो वहां पर भी वो क्या करता है, और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आगे देखिए पेंशन एवं ग्रेजुटी। पेंशन और ग्रेजुटी देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, कर्मचारी को अभिप्रेरित कर संस्था के अंतर्गत डीए दिया जाता है, पीएफ दिया जाता है, एक रिटायरमेंट के बाद क्या दिया जाता है, कर्मचारी को ये दिया जाता है, या फिर यह कहने का मतलब कि सैलरी का 20% या 40% या 50% क्या दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद उसे दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति को भी ध्यान में रखकर होता है कर्मचारी यहाँ पे क्या होता है, अभिप्रेरित होता है और संस्था में कार्य करता है। या कहने का मतलब उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिवार वालों को एक अमाउंट दी जाती है, तो उस आश्वासन के माध्यम से भी वो क्या करता है, संस्था के अंतर्गत अभिप्रेरित होता है और कार्य करता है। अन्य अन्य के अंतर्गत आप देखिए बीमा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है आपका, या आपकी जो पढ़ाई का जो ऊपर जो लोन है, उस लोन के बारे में आपको दे सकते हैं कि क्या आपके मकान का किराया दे सकते हैं, मकान दूर है तो गाड़ी की सुविधा दे सकते हैं, लैपटॉप की सुविधाएं दे सकते हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत अन्य सुविधाएं भी देकर क्या किया जा सकता है, एक कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जा सकता है। बीमा दिया जा सकता है, ग्रेजुटी दी जा सकती है, भविष्य निधि हो सकता है, आपको मकान का किराया हो सकता है, गाड़ी किराया हो सकता है, या लैपटॉप मोबाइल आदि की सुविधाएं भी देकर प्रेरित कर क्या किया जा सकता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये है आपकी वित्तीय तकनीकी, जिसका संबंध किससे होता है, मुद्रा से होता है, और उसकी मैंने ये 5 बता दिए। अब आगे देखिए अवित्तीय तकनीकी, जैसे इसके विपरीत वित्तीय तकनीकी, तो जिसका संबंध किससे होता है, मुद्रा से होता है, लेकिन अवित्तीय संबंधों का, अवित्तीय तकनीकों का संबंध किससे होता है, मुद्रा या धन से नहीं होता है। जिसका संबंध मुद्रा या धन से नहीं होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। ये व्यक्तिगत भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, सामूहिक, मतलब सामूहिक रूप से भी क्या अभिप्रेरित किया जा सकता है, और व्यक्तिगत रूप से भी क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं, भावनाओं को, उनकी इच्छा को और उनकी आवश्यकताओं को क्या किया जाता है, पूरा ध्यान में रखकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। व्यक्तिगत के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका आ सकता है विकास विस्तार, पदोन्नति, विकास विस्तार, व्यक्तिगत संपर्क, इसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। व्यक्तिगत विस्तार, पदोन्नति, विकास के अवसर, और ये शामिल, और सामूहिक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया, समूह चर्चा हो सकता है आपका, समूह के रूप में चर्चा, समावेशन हो सकती है आपकी, सभाएं हो सकती है आपकी, समूह चर्चा, सभाएं, समावेशन, तथा इसके अंतर्गत जो भी कार्य चर्चाएं होती है उन चर्चाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को इसके अंतर्गत किया गया, सम्मिलित किया गया। तो ये व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। इससे क्लियर, यानी इसका संबंध किससे नहीं होता है, धन व मुद्रा से नहीं होता है। ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक कैसी है, तकनीक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को और किसको ध्यान में रखा जाता है, भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। ये वित्तीय तकनीकी कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत के अंतर्गत पदोन्नति, विकास विस्तार और व्यक्तिगत संपर्क को सम्मिलित किया गया, और सामूहिक के अंतर्गत सामूहिक चर्चा, समावेशन, सभाएं, गोष्ठियां, सामूहिक प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी तकनीकें आती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहली देखिए आप, पद एवं सुरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, जिस पद पर कार्य करता है उससे उच्च पद पर कार्य करना चाहता है, यानी उसकी पदोन्नति चाहता है। दूसरा, वो क्या चाहता है, जो कार्य कर रहा है
यानी संस्था के अंतर्गत अगर व्यक्ति को प्रेरित करना है तो छटनी या सेवा मुक्ति से जैसी क्रियाएं इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। और पद यानी जैसे वो 3rd ग्रेड में कार्य कर रहा है तो उसको कहाँ पोस्ट देना, 2nd ग्रेड में देना, या क्लर्क का कार्य कर रहा है तो उसे क्या करना, मैनेजर का पद देना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, प्रेरित होता है। तो वहां पर वह क्या करता है, सही तरीके से संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कहने का मतलब अगर उसकी सुरक्षा दे दी जाए, पद सुरक्षित कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, अभिप्रेरित होगा। दूसरा देखिए, प्रबंध में सहभागिता। प्रबंध में सहभागिता यानी जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, नीति जो बनाई जाती है, निर्धारित की जाती है, इसमें क्या करना चाहिए, जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को सहभागिता देनी चाहिए। यानी कर्मचारियों को निर्णय नीति निर्धारण में सहभागिता प्रदान करके हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रेरित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, संस्था के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को निर्णय में नीति निर्धारण में सहभागिता देता है एक मैनेजर कर्मचारियों को, तो वहां पर क्या होता है, उस कर्मचारियों को संस्था के प्रति क्या होती है, अपनत्व की भावना बढ़ जाती है। और जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को क्या कर सकता है, वो आसानी से सरलता से क्या कर सकता है, प्राप्त। संस्था के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को आसानी से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को क्या महसूस होगा, गौरव महसूस होगा कि उनको क्या किया जा रहा है, उन्हें सहभागिता प्रदान की जा रही है। तीसरा देखिए, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। प्रभावी नेतृत्व, अगर संस्था को में कर्मचारियों को प्रेरित करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए। प्रभावी नेतृत्व होने से क्या किया जा सकता है, जो कार्य होते हैं उन कार्यों को क्या किया जा सकता है, आसानी से पूरा किया जा सकता है। तथा वहां पर श्रम संबंधों की, यानी कर्मचारियों और मैनेजर के बीच में कैसे होंगे, श्रम संबंध कैसे होंगे, अच्छे होंगे। दोनों के बीच में जो संबंध होंगे, जो रिलेशन है वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा नेतृत्व कर्मचारी को क्या करता है, कार्य के प्रति रुचि जागृत करता है। अगर उसे सही तरह से नेतृत्व दिया जाए तो कार्य के प्रति क्या होगा, उसकी कार्य के प्रति रुचि जागृत होगी। तथा कर्मचारी अभिप्रेरण हेतु एक पर्यवेक्षण भी महत्वपूर्ण है। कर्मचारी अभिप्रेरण हेतु दूसरा क्या है, देखा पर्यवेक्षण भी क्या है, आवश्यक है। यानी एक अच्छा पर्यवेक्षक जो होता है वह क्या करता है, मानवीय व्यवहार, व्यवहारिकता व सहयोग। एक पर्यवेक्षक क्या करता है, मानवीय व्यवहार, व्यवहारिक एवं सहयोग द्वारा क्या कर सकता है, पर्यवेक्षण करके क्या कर सकता है, कर्मचारियों को क्या कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है। ताकि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो एम है, उस एम को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, प्रभावी नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व से क्या होगा, संबंधों का अच्छा निर्माण होगा। तथा एक कर्मचारी एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को नेतृत्व करता है तो ऐसी स्थिति में उसके कार्य के प्रति रुचि जागृत करता है। और पर्यवेक्षण यानी कर्मचारी अभिप्रेरण हेतु क्या करता है, एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। तो वहां पर मानवीय व्यवहार, व्यवहारिक, सहयोगात्मकता के रूप में पर्यवेक्षण में से क्या करता है, अभी कर्मचारियों को क्या करता है, उनके बीचों में आपसी संबंध, औपचारिक संबंध जो होते हैं उन संबंधों का क्या करता है, निर्माण करता है। ताकि क्या हो सकता है, अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, जो लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती। आगे देखिए, अधिकार प्रत्यायोजन। अधिकार प्रत्यायोजन का मतलब होता है अधिकारों को सौंपना। अधिकार प्रत्यायोजन में अधिकार सौंपना। जब किसी कर्मचारियों को उत्तरदायित्व दिए जाते हैं तो उत्तरदायित्व देना ही पर्याप्त नहीं होता है,
वह अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करता है, उसके साथ उसे क्या देना चाहिए, अधिकार भी दिए जाने चाहिए। यानी एक उच्च प्रबंधक क्या करता है, अपने अधीनस्थों को क्या करता है, अधिकारों का प्रत्यायोजन कर देता है, ताकि क्या होता है, उनके अंतर्गत संस्था में अपनत्व की भावना उत्पन्न हो, कार्य कुशलता उनकी बढ़े, कार्य क्षमता में उनका क्या हो, बढ़ोतरी है, अपने आप को वो क्या करें, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें अधिक उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या दिए गए, अधिकार भी दिए गए। इससे क्या होता है, जो अधीनस्थ होते हैं उनकी अधीनस्थों की क्या बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है और कार्य कुशलता बढ़ जाती है। और दूसरी ओर क्या होता है, जो बड़े कर्मचारी जो होते हैं, बड़े लेवल के हाई लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यभारों में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ताकि जो समय जो बचता है उनके पास वो अदर कार्यों में भी कर सके, तो वह कहलाता है अधिकार प्रत्यायोजन। इसके माध्यम से भी कर्मचारियों को क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। अगला देखिए नेक्स्ट, समूह चर्चा। इसके अंतर्गत क्या होता है, सॉरी, कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। कार्य विस्तार कर्मचारी अभिप्रेरित की यह भी एक बड़ा उपाय है, कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन। यानी एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने की बजाय, एक कार्य सौंपने की बजाय समूह में कार्य सौंपना चाहिए। इससे क्या होता है, सामाजिक जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंधों में क्या होती है, वृद्धि होती है, व्यक्ति आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनमें अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। दूसरा है कार्य परिवर्तन। कार्य परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जहां पर कर्मचारी कार्य कर रहा है उसके कार्य में परिवर्तन में एक स्थायिता होनी चाहिए, यानी उसे कार्य करने में एक निश्चित अंतराल के बाद ही उसे क्या करना चाहिए, कार्य में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे क्या होता है, उस कार्य के प्रति उसकी क्या बढ़ जाती है, रुचि बढ़ जाती है, और जो निरस्तता होती है उस निरस्तता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार दोनों ही विधि से उसे क्या किया जा सकता है, कार्य के प्रति प्रेरित किया जा सकता है, तथा ये जो होता है इसके माध्यम से कर्मचारी में अनुभव और मनोवैज्ञानिक जैसी वृद्धि इसके अंतर्गत होती है। आगे देखिए 6 पॉइंट देखिए, समूह चर्चा। समूह चर्चा यानी समूह चर्चा के तहत कर्मचारियों में, जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों में एक विशेष वर्ग या समूह के रूप में क्या किया जाता है, एक विशेष वर्ग या समूह के रूप में के साथ सामाजिक विषय पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। विषय पर चर्चा की जाती है, ताकि वह कर्मचारियों को भी किसका, अपने जो भी सुझावों का अवसर मिल सके, तथा अन्य कर्मचारियों से भी उसे क्या मिल सकता है, अवसर या मौका प्राप्त होता है कि वो किस प्रकार से अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है। यानी समूह चर्चा क्या होनी चाहिए, जब भी हम किसी विषय पर मंथन करें, सामूहिक विषय पर हम चर्चा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में क्या होती है, अपने विचार रखने का उसे क्या मिलता है, अवसर मिलता है, मौका मिलता है, और अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनसे भी उन्हें क्या मिलता है, विचार जानने का मौका मिलता है, तो उससे भी कर्मचारी क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। अगला देखिए, विकास के अवसर। विकास के अवसर में क्या होता है, एक कर्मचारी की कौशल एवं योग्यता में विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। एक कर्मचारी की कौशल एवं योग्यता में वृद्धि करने के लिए उन्हें विकास क्या किया जाता है, उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है। इसके लिए वो क्या देते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, यानी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से क्या किया जा सकता है, उन्हें विकास के अवसर को प्रदान किया जा सकता है, और उसकी जो योग्यता है, उनमें जो कौशल है, उन कौशलों को उभारा जा सकता है, ताकि व्यक्ति आगे आए और उस काम को पूरा कर सके। तो इसके माध्यम से भी एक प्रबंधक क्या करता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है। अगला देखिए, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियां। संस्था में बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पूरी योग्य एवं दक्षता से, योग्यता कुशलता से क्या करते हैं, कार्य करने के बावजूद भी क्या होता है, सही ढंग से
कार्य मतलब उनकी योग्यता है, कुशलता है, उसके बावजूद भी वो कार्यों को सही ढंग से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता वहां पर मौजूद नहीं होती। यानी व्यक्तियों को बताना पड़ता है कि किस प्रकार से आपको प्रतियोगिताओं को विजय बनाना है और आपको आगे आना है, ताकि जो रिकॉर्ड है, पुराना जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। और जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में संस्था के अंतर्गत जितनी भी प्रतियोगिता होती है, जितनी भी चुनौतियां होती है, उन चुनौतियों को एक कर्मचारी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, एक नया रिकॉर्ड तैयार करता है, इसके माध्यम से अभिप्रेरणा के। आगे देखिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ पे स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण यानी अगर कर्मचारियों को प्रेरित करना है, कार्य को सही तरीके से कराना है, तो वहां की जो कार्यस्थल है, जहां पर वह कार्य कर रहे हैं, वहां पर कैसा होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब उन्हें क्या करनी चाहिए, अच्छी कार्य दशाएं, जहां पर वो कार्य कर रहे हैं, वहां पर जो वातावरण है, वहां पर अच्छी कार्य दशाएं उन्हें प्रस्तुत करनी चाहिए। जो समय उनका आराम करने का होता है, वहां पर भी अच्छी कार्य दशाएं मिलनी चाहिए, ताकि क्या करता है, संस्था में पूरी लगन, ईमानदारी, निष्ठा से वो क्या कार्य को पूरा करता है। तो कहा जाता है कि वहां पर स्वस्थ वातावरण का होना भी आवश्यक है। एक पॉइंट और है इसमें, 10वां पॉइंट देखिए, एक पॉइंट प्रशंसा एवं सम्मान। 10वां पॉइंट, अगर हमें किसी कर्मचारी को कार्य के प्रति प्रेरित करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे सम्मान करना चाहिए, उसे प्रशंसा करनी चाहिए, और वो भी कैसी, सार्वजनिक रूप में, सभी जगह सार्वजनिक रूप, जब जहाँ सभी जगह मौजूद हो, वहां पर उसे क्या करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे धन्यवाद या पदोन्नति या प्रमाण पत्र आदि देकर उसे क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो क्या होगा, वो अपने आप में उसको लगेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, मनोबल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में वो संस्था में टिका रहेगा और कार्य को पूरा करेगा। क्रिया वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं। अवित्तीय प्रेरणाओं को 10 प्रकार बताए गए हैं और उसकी मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो ये जो नोट्स हैं आपको अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।